अगला चैप्टर है CWSN बच्चों के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले दिव्यांग बच्चों के लिए जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है। उसके पहले हम समझेंगे कि क्या डिसेबिलिटी क्या होती है और डिसऑर्डर क्या होता है। देखिए, डिसेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। डिसेबिलिटी का मतलब ही आप समझिए लैक ऑफ एबिलिटी। ठीक है। अब इस लैक ऑफ एबिलिटी में जो हमारी डेली लाइफ है वो हैम्पर होती है। जो डेली रूटीन है किसी भी व्यक्ति का जो दिव्यांग कैटेगरी में आता है, तो उससे उसकी जो डेली एक्टिविटी है वो हैम्पर्ड होती है। जबकि डिसऑर्डर में क्या होता है कि मेनली एसोसिएटेड होता है मेंटल डिसऑर्डर। जब कोई भी चीज़ क्रम से ना हो, वन बाई वन क्रम से ना काम करे, तो आप इसे डिसऑर्डर कह सकते हैं। और जो डेली की हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है, परफॉर्मेंस है किसी भी व्यक्ति की, वो थोड़ी बहुत प्रभावित हो जाती है। आगे अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। इसके अलावा होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। 3 टाइप के डिसेबिलिटी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो कैपेसिटी नहीं रख पाता है किसी नई चीज़ को सीखने की, जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली है उसे प्रोसेस करने की। उस व्यक्ति को दिक्कत होती है रीजनिंग करने में, तर्क करने में, किसी चीज़ को विश्लेषण एनालाइज करने में तकलीफ़ होती है। इस तरह की जो डिसेबिलिटी है वो मुख्यतः 18 साल से कम आयु में ही होती है। देखिए, जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है वो भी एक आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में उसे कंसिडर कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति का जो नर्व है, ठीक है, वो डैमेज हो जाए किसी कारण से, कोई ट्यूमर हो, हेड इंजरी हो, सडन शॉक लग गया, इन्फेक्शन है, हार्मफुल ब्रेन न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, इन सब के कारण अगर हो जाता है तो उसे हम मेंटल डिसेबिलिटी यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कंसिडर करेंगे। थोड़े पटाखों की आवाज़ आ सकती है क्योंकि दिवाली के पहले रिकॉर्डिंग हो रही है, तो पॉसिबल है कि भाई पटाखे छूटते रहेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, सॉरी बोल सकता हूँ सिर्फ, और वो आपको चाहिए नहीं होगा। चलिए, कुछ कारण हम समझते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ कैसे सकती है। देखिए, कुछ जेनेटिक रीजन्स हो सकते हैं जिनके कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाए जब प्रेगनेंसी हो उस दौरान, तो बच्चा जो होने वाला है उसमें कुछ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। या फिर जब बर्थ का टाइम हो उस टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, या जैसे कि प्रीमेच्योर डिलीवरी या ऐसा कुछ हो जाए, लो बर्थ वेट, तो भी हम कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी आने के चांसेस रहते हैं। प्रॉब्लम्स कुछ आफ्टर बर्थ भी हो सकती हैं। कोई डिजीज़ बच्चे को हो जाए, कोई जैसे चिकन पॉक्स, टाइफाइड या कोई मेनिंजाइटिस वगैरह अगर हो गया, तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय बड़ा एक केस चलता है इंसेफ्लाइटिस का, आपने सुना होगा। तो इसमें ब्रेन सेल्स वगैरह जो है डैमेज हो जाती हैं कुछ। अगला एक और है पॉवर्टी एंड कल्चर डिप्रिवेशन। देखिए, बाकी सबका तो हम कुछ भले ना कर पाएँ, लेकिन हम पॉवर्टी और कल्चर डिप्रिवेशन वाले जो कारण हैं जिसके कारण इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, इन्वायरमेंटल हजार्ड हो गए, तो इनसे जो होने वाले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं उनको तो हम काउंटर ईजिली कर सकते हैं। करना भी चाहिए, लेकिन हम अभी तक कर नहीं पा रहे हैं या फिर करना नहीं चाहते, जो भी कारण हो। अगला है फिज़िकल डिसेबिलिटी। मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। मैं उन कारणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जिनके कारण डिसेबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है। अब इसमें भी अगर कैटेगराइज करेंगे तो कैसे होती है, तो आपने सुना होगा एक हियरिंग इम्पेयर्ड होता है HI, एक होता है विजुअल इम्पेयर्ड, तो VI से कहते हैं। डिवस कुछ की डिसेबिलिटी होती है बैकबोन की, कुछ की हेड इंजरी वगैरह से रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है। ठीक है। लेकिन हम कॉजेज़ की बात करें तो हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ कारण हो सकते हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई परेशानी की वजह से डिसेबल हो सकते हैं, कोई केयरलेसनेस बरती गई अगर डिलीवरी के समय, तो उस समय भी फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर कोई ड्रग्स का अब्यूज़ कर लिया, यूज़ किया, तो उस टाइम पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा पोलियो हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, इन सब कारणों से भी फिजिकल डिसेबिलिटी आ सकती है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखना है तो एकदम आंख बंद करके लिखना स्टार्ट करिए। जेनेटिक काउज हो सकता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, एक्सीडेंट के कारण हो सकता है, माल न्यूट्रिशन के कारण डिसेबिलिटी हो सकती है, इलनेस हो गई, लैक ऑफ एजुकेशन है, पॉवर्टी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, कोई भी इंटॉक्सिकेंट यूज़ कर लें, ड्रग्स यूज़ कर लें तो भी डिसेबिलिटी हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स में तो भी डिसेबिलिटी हो गई, कोई कोई पुअर अप्रोच है आपकी हेल्थ को टैकल करने की, या कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए, कोई टॉक्सिक मटेरियल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड अगर कंज्यूम कर लिया जाए, तो भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। वास्तविकता में कोई भी डिसेबिलिटी के साथ जीना नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि वो हैंडीकैप्ड हो या उसके पास किसी
सकलांग और दिव्यांग जैसे समस्याओं, सभी सकलांग होना चाहते हैं, कोई दिव्यांग नहीं होना चाहता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में देखें, स्टीफन हॉकिंस को जाने हैं, कितने बड़े फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्ति। आधा जीवन उनका मुझे लगता है कि व्हील चेयर पे ही चला। पर देखिए ये लोग काफ़ी स्पेशल होते हैं, ये आसानी से हिम्मत नहीं हारते। तो इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमारे देश की सरकार ने भी 2016 में एक कानून लेके आई है, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो रिजर्वेशन का कोटा पहले 3% हुआ करता था, उसे बढ़ाकर 4% कर दिया। और कई अलग जो इश्यूज थे जिनको ऐड कर दिया इसमें, लगभग 21 और कैटेगरीज को जिसमें डिसेबिलिटी को ऐड किया है। जैसे कि आप समझ लें कि एसिड अटैक के बाद भी अगर कोई विक्टिम डिसेबल होता है तो उसे भी इसके अंदर रख दिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम की, तो देखिए एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम क्या है। ये आपको अपना प्रोग्राम रन करना है अकॉर्डिंग टू एप्टीट्यूड, कैपेसिटी, नीड एंड एबिलिटी ऑफ डिसेबल्ड या फिर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के हिसाब से। अगर बच्चा थोड़ा विजुअली इम्पेयर्ड है तो आप बॉल उसे ऐसे देंगे, वो आती है अलग से स्पेशल बॉल आती है जिसमें साउंड निकलता है, घुंघरू जैसे होते हैं उस तरीके से। तो कुछ एडॉप्टिव मेज़र लिए जा सकते हैं, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन को करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत किया जाता है। अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो जो बुक में लिखी है, डाइवर्सिफाइड, ए डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, गेम एंड स्पोर्ट्स एंड रिदम सूटेड टू इंटरेस्ट, कैपेसिटीज़ एंड लिमिटेशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बिहाइंड द सीन, ये है कि देखिए आप लगभग एक अच्छी खासी आबादी होती है दिव्यांग लोगों की, तो हम अब इन्हें एक्सक्लूड नहीं कर सकते। हम अपनी सोसाइटी को ही इस तरीके से इंक्लूसिव बनाएं जहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें लोगों के लिए हैं वही उन्हीं में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खेल के मैदानों को भी उन छात्रों के लिए जिन स्पेशली नीड हैं। देखिए एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का जो एम है कि हम उन्हें प्रोवाइड करें एक अपॉर्चुनिटी, जो स्पेशली चिल्ड्रंस हैं उनको, कि वो गेम और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें अपनी अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और सेफ और साउंड इन्वायरमेंट में, और अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ को वो बिल्कुल बरकरार रखें। ये अल्टीमेट हमारा एम है एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन का। अगेन वही बात, अगर हमें एम है तो उसे डायरेक्टली तो पाया नहीं जा सकता, उसके लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अडॉप्टिव एजुकेशन समझते हैं, ये प्रोग्राम मोटिवेट करता है ऐसे चिल्ड्रन को कि वो पार्टिसिपेट करें, जो स्पेशली डिज़ाइन प्रोग्राम है उसमें वो पार्टिसिपेट करें और अपनी फिटनेस को लेवल को इंक्रीज़ करें और कुछ मोटर स्किल्स को लर्न करें और सेफ प्लेइंग एरिया इन्वायरमेंट मिले उन्हें, प्लेइंग इन्वायरमेंट मिले और उनका जो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है वो हो सके। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है दिव्यांग बच्चों का वो उठे, और जो उनकी सोशल, सामाजिक स्किल है, सामाजिक कौशल है वो बढ़े, और इमोशनल कंट्रोल हो, एक्सप्रेशन कर सकें वो अपने भावनाओं की। इनको कॉन्फिडेंट बनाता है एक तरीके से हर मामले में, जो सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी है। ये सभी को मोटिवेट करना है कि वो गेम को सीखें अपनी एबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, जैसे आपने देवेंद्र झाझरिया का नाम अगर आपने नहीं सुना है तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल लिया है, उसी तरह से देवेंद्र झाझरिया पता नहीं कितने सालों से, मेरे ख्याल से 2-3 पैरालंपिक के गोल्ड उनके पास होंगे। मेरे ख्याल से 2-3 पैरालंपिक में वो तो मेडलिस्ट हैं, चाहे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है सही से कौन सा मेडल है उनके पास। इसके अलावा एक जो स्पोर्ट्समैनशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो CWSN बच्चों में भी अडॉप्ट की जा सके। अगर कुछ हम मेथड्स की बात करें तो हम कैसे इसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन का, वो हमेशा बच्चों की इंटरेस्ट और उनकी नीड के हिसाब से बनना चाहिए। ठीक है, और ज़रूरत के हिसाब से हम इक्विपमेंट में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसा नीड लगे बच्चों के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं इन्वामेंट में, यानी कि प्ले फील्ड या जो भी है उससे रिलेटेड चीज़ों में हम सुधार कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ रूल्स में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि कैसे हम खेलेंगे। जो नॉर्मल रूल्स होते हैं उन्हें हम थोड़ा बहुत अल्टर कर मॉडिफाई कर लेंगे एज़ पर नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ CWSN चाइल्ड। ज़रूरत पड़ने पे हम अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे। स्ट्रेटजी में मान लीजिए हमें किसी बच्चे को, मतलब कोई बच्चा ऐसा है
जिसे सुनाई नहीं देता, तो अगर हमें उसे समझाना है तो हम कोई पर्टिकुलर जो स्किल हमें सिखानी है बच्चे को, हम उसकी पिक्चर दिखा सकते हैं, उसके बारे में बुक्स दिखा सकते हैं, कोई एनिमेशन वीडियो दिखा सकते हैं। और ऐसा सब करने के लिए टीचर्स जो होते हैं उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। लगभग स्पेशल एजुकेशन टीचर के अतिरिक्त बाकी टीचरों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने इन मैसेजेस को उन बच्चों तक कन्वे कर पाएंगे। और टाइम टाइम पे मेडिकल चेकअप होते रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को रन कर सकते हैं कुछ अच्छी तरीके से। चलिए अब बात करते हैं कि जो CWSN बच्चों के लाइफ में जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके क्या रोल होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो काउंसलर की भूमिका होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो काउंसलर सबसे पहले एडवाइस करता है। एडवाइस करने से पहले देखिए उसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी रखता है कि उसे एडवाइस की जाए, उसकी काउंसलिंग की जाए। काउंसलिंग सेशन स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ हमेशा टाइम टू टाइम होना चाहिए, ये का मुख्य भाग होता है। ये काउंसलर अक्सर ज़्यादातर तो वही कोशिश करता है कि ऐसे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, मोराल है, वो बूस्ट किया जाए। और विभिन्न समस्याओं के मामले में वो सुझाव भी देता है कि किस प्रकार उसे अपने जीवन की समस्याओं का टैकल करना चाहिए। काउंसलर कोलैबोरेट कर सकता है अदर प्रोफेशनल से, किसी भी टीचर से जो अदर सब्जेक्ट के हों, किसी स्कूल के साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट से, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, उससे भी वो कर सकता है। और करेज करता है उस फैमिलीज को भी कि वो काउंसिल करते रहें अपने बच्चों को टाइम टू टाइम। और पेरेंट्स जो ऐसे बच्चों के होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझते हुए निभाते रहें। इसके आगे बात करें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, तो वो एक डिज़ाइन करेगा किसी प्रोग्राम को और उस को इम्प्लीमेंट भी करेगा। किसी इक्विपमेंट को भी वो डिज़ाइन कर सकता है, डेवलप कर सकता है, जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइज़ करा पाए उसका पोटेंशियल क्या है। CWSN बच्चे का कोलैबोरेट करेगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बाकी टीचर्स से, स्पेशल एजुकेशन के जो टीचर हैं और अदर जो भी पेरेंट्स हैं, सोसाइटी में इंडिविजुअल हैं, इन सब से वो कोऑर्डिनेट करेगा जो CWSN बच्चों के आसपास, उनके फैमिली के आसपास जो सोसाइटी में उनके से रिलेटेड हैं। डेली लिविंग लाइफ की एक्टिविटीज़ को कराएगा, सेल्फ केयर स्किल डेवलप करने की कोशिश करेगा, डेली कैसे ड्रेसिंग करनी है, फीडिंग कैसे करना है, ग्रूमिंग कैसे होगी, टॉयलेट वाला टास्क है, ये सारी चीज़ जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सिखाने का प्रयास करता है। उस एनवायरनमेंट को वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है जिसमें CWSN बच्चा रहता है। और ये मैनिपुलेशन उस हद तक होगा जहाँ तक कि बच्चे का इंटरेस्ट और नीड है। अब जैसे कि डोर नॉक करना है, फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है, टीवी रिमोट कैसे ऑपरेट करना है, स्विच को कैसे ऑन ऑफ करना है, इन सब चीज़ों को सिखाने का प्रयास करेगा। और जो बेसिक मोटर स्किल्स होती हैं उनको भी डेवलप करने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट करता है। इसके अलावा बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट का, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी बहुत सारे काम होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट मॉनिटर करेगा कि चाइल्ड की प्रोग्रेस क्या है, वो उन प्रोग्राम को अल्टर करेगा जिससे चाइल्ड का इम्प्रूवमेंट हो सके, डेवलपमेंट हो सके, वो बच्चा ग्रो कर सके। वो ऑर्गेनाइज करेगा या फिर प्रैक्टिस करेगा स्लो पेस से एक्सरसाइज को, जैसे वॉकिंग करना, स्विमिंग करना आदि। और ये वर्क करेगा बाकी के अदर प्रोफेशनल के, जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनसे मिल करके उनके एडवाइस के साथ, और हेल्प लेगा फैमिलीज़ को और हेल्प करेगा भी फैमिली की, ताकि वो बच्चे की देखभाल आसानी से कर सकें। और पेरेंट्स को भी वो कभी कभी फिजियोथेरेपिस्ट टीच करता है कि आपको किस तरीके से इस सिचुएशन में बच्चे को कैसे डील करना है। अगर फिजिकल एजुकेशन के रोल की बात करें, फिजिकल एजुकेशन टीचर के रोल की बात करें, तो CWSN बच्चों के लिए वो फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम लॉन्च कर सकता है जिससे कि वो अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर ले, बच्चे मोटिवेट हो सकें कि वो भी नॉर्मली खेल कूदों में भाग ले सकते हैं, और फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन को बढ़ावा मिल सकता है इन सब चीज़ों से। और बच्चों के अंदर जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। फिजिकल एजुकेशन टीचर डिस्कस कर सकता है अदर टीचर से, स्पेशल एजुकेशन टीचर से, कि जो समस्याएं आ रही हैं उसको किस तरीके से हटा करके दिव्यांग बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए स्पोर्ट्स में मोटिवेशन दिया जा सके। स्पीच थेरेपिस्ट की बात करें तो स्पीच थेरेपिस्ट अक्सर जो बच्चों के बोलने में समस्या होती है उनके रिगार्डिंग बच्चों की हेल्प करता है। देखिए स्पीच थेरेपिस्ट का मेनली काम होता है कि वो
एसेस करेगा, डायग्नोस करेगा, ट्रीट करेगा और हेल्प करेगा कि जो स्पीच या लैंग्वेज या कॉग्निटिव कम्युनिकेशन, वॉइस स्वेलिंग, फ्लुएंसी और अदर रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, इनमें बच्चों की हेल्प करेगा कि वो किस तरीके से इससे बाहर आ पाएँ और जो पॉसिबल प्रॉपर केयर हो वो दिया जा सके। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन टीचर जो होता है वो भी डेवलप करेगा लेसन कैसे बनाया जाए दिव्यांग बच्चों के लिए, डेवलप करेगा जो अलग अलग लेसन प्लान्स हो सकते हैं और ये लेसन प्लान कैसा होगा अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ चिल्ड्रन एंड उसको इम्प्लीमेंट करना भी उसी तरीके से आसान हो। अब ऐसा भी ना हो कि प्लान ऐसा बन गया कि जो इम्प्लीमेंट ही ना हो सके, तो और अप्लाई करेगा जो पर्सनल एजुकेशनल प्रोग्राम है वो इंडिविजुअल के लिए, और वो इवेलुएट करेगा कि समय समय पर कि क्या प्रोग्रेस हुई और उसके रिकॉर्ड को भी वो मेंटेन करके रखेगा। ये फिजिकल सॉरी ये स्पेशल एजुकेशन टीचर के पास ये जिम्मेदारी होती है कि ग्रोथ के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखें।